शादी के पहले ही दिन जब मैं कलकत्ता पहुंची, कलकत्ता में मेरे इन-लॉज़ थे, वहाँ पे पहले ही दिन मुझे ज़ोर का थप्पड़ मारा जिससे मेरी शादी हुई उस इंसान ने। और मैं उस चीज़ को फिगर आउट ही नहीं कर पाई कि ये अचानक मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा। मेरी सास ने दरवाजे पर मेरी मुँह दिखाई में जितने पैसे मिले सारे मुझसे ले लिए, प्लस मुझसे ये भी कहा कि बैंगलोर जाके बेटा सारे खर्चे तुम उठाना क्योंकि तुम्हारे पति की इतनी सैलरी नहीं है। वो उठा और उठ के आके मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा, इतने ज़्यादा सर में मेरे चोट आए थे, इतना मारा मुझे कि वो मार एक लड़का नहीं सह सकता। ये तो डॉक्टर है, एक बड़े घर की लड़की है और कितनी आज़ाद, इंडिपेंडेंट, कितनी खुश दिखती है अपने सोशल मीडिया पे। नई नई शादी हुई है, गोवा घूम रही है एंड ऑल। इंटरनेट की दुनिया से जब आप देखते हैं किसी को और आपको लगता है कि इसकी लाइफ कितनी फैसिनेटिंग है, वो हर बार सच नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारी तकलीफ़ें छिपी होती है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अपर्णा पांडे और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन और मेरा एडल्टहुड बहुत ही सुंदर और अच्छा गया, जैसा मैंने सपना देखा था। पर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे रिश्तेदार, सोसाइटी ऐसा बोलने लग गए कि घर की सबसे बड़ी बेटी है, इसकी शादी कब होगी। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलने लग गए, स्पेशली मेरी मम्मी, कि बेटा अब तुम सबसे बड़ी हो, शादी कर लो क्योंकि घर में तुम्हारे और भाई बहन हैं। मैंने उस प्रेशर में सोचा ठीक है शादी तो करनी है, पर मैं शादी अपने मन से देखकर कोई ऐसे लड़के के साथ करना चाहूँगी जो मुझे उड़ान दे सके, जैसे मेरे पापा मुझे ऊंची उड़ान देते हैं। और जब मैंने जीवन साथी से एक प्रोफाइल उठाई, दूसरी ही प्रोफाइल थी जिससे मैंने बात करी और मुझे लगा कि ठीक ठाक है, मुझे लगता है मेरी तरह हम्बल फैमिली है। जब बात शादी तक पहुंची तो बात होने लग गई दहेज की, और मैंने बोला कि मैं तो इस चीज़ में विश्वास नहीं करती। उसने मेरी ताल में ताल मिलाई और बोला नहीं नहीं दहेज तो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। और इस तरह से बात इंगेजमेंट तक चली गई। इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट के बाद थोड़े थोड़े ताने मिलने लग गए कि तुम्हारे घर से ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और मैं थोड़ा सा परेशान होने लग गई थी। कुछ हिंट्स मुझे मिलने लग गए थे। मैंने चाहा कि मैं ये इंगेजमेंट तोड़ देती हूँ या शादी में थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ। एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने बोला ये शादी नहीं होगी, उसकी फैमिली से फ़ोन आने लग गया, उसका फ़ोन आने लग गया कि अगर तुमने ये शादी तोड़ी तो मेरे पापा डेथ बेड पे हैं, उनकी डेथ हो जाएगी और इसकी ज़िम्मेदार तुम हो। मेरी माँ को कुछ हो गया, मेरी दादी को कुछ हो गया, इसकी ज़िम्मेदार तुम हो। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे हाँ कर देनी चाहिए, मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। मैंने शादी की डेट के लिए हाँ बोल दी। शादी होते ही, जिस दिन मेरी शादी हुई, शादी होते ही मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के पहले ही दिन जब मैं कलकत्ता पहुंची, कलकत्ता में मेरे इन-लॉज़ थे, वहाँ पे पहले ही दिन मुझे ज़ोर का थप्पड़ मारा जिससे मेरी शादी हुई उस इंसान ने। और मैं उस चीज़ को फिगर आउट ही नहीं कर पाई कि ये अचानक मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा। मेरे आँखों से आंसू आए। मैंने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? उसने बोला नहीं नहीं मैंने मारा नहीं, मैंने तो बस ऐसे टच किया, तुम्हें लग गया क्या? एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मुझे चोट तो लगी थी पर मैंने सोचा शायद मेरी गलती है, ये इसने शायद इतनी ज़ोर से ना मारा हो, मुझे लग गई हो। मैंने इग्नोर किया। दुख तो मुझे उस समय बहुत हुआ था क्योंकि तुरंत घर छोड़ के आई हुई लड़की के साथ पहले दिन ऐसा सुलूक, पर मैंने उसको इग्नोर किया। थोड़े दिन, 3-4 दिन बाद हम बैंगलोर चले गए। उसकी जॉब बैंगलोर में थी और उस समय मेरा वर्क फ्रॉम होम था। हम बैंगलोर पहुँचे। बैंगलोर में जाते ही सारे खर्चे मेरे कंधों पर आ गए। और जब मैं बैंगलोर के लिए निकल रही थी कलकत्ता से, तो मेरी सास ने दरवाजे पर मेरी मुँह दिखाई में जितने पैसे मिले सारे मुझसे ले लिए, प्लस मुझसे ये भी कहा कि बैंगलोर जाके बेटा सारे खर्चे तुम उठाना क्योंकि तुम्हारे पति की इतनी सैलरी नहीं है और तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। मैंने हाँ हाँ बोला और यहाँ तक भी बोला, जाते जाते जब मैं कैब में बैठ रही थी मुझे बोला कि वहाँ से मुझे एंड्रॉयड फ़ोन भेजना। मैंने बोला ठीक है माँ, मैं भेजूँगी। मुझे ये चीज़ें इतनी अटपटी नहीं लगी थी अभी तक। मुझे लगा ठीक है, पुराने विचार के लोग हैं, ऐसा कह रहे हैं, कोई बात नहीं, और मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं जब बैंगलोर गई, अपने घर का सारा खर्चा उठाया, यहाँ तक कि जब शादी के बाद घूमने जाता है कोई, हर लड़की का सपना होता है कि वो कहीं घूमने जाए, हस्बैंड कुछ करे, पर मेरे हस्बैंड ने हनीमून के टिकट्स भी मुझसे बुक कराए और हम गोवा गए। गोवा के सारे होटल के खर्चे, कपड़े के खर्चे, सब कुछ मैंने किया, मुझसे करवाया गया। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि ये नया घर है, दोनों की शादी हुई है, दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बात नहीं। पर ये मुझे फाइनेंशियली ड्रेन किया जा रहा था, मुझे सोशली कट ऑफ किया जा रहा था। मेरी
इन लॉज की साइड से किसी रिलेटिव से बात नहीं होती थी, किसी का नंबर नहीं था, उसने मुझे किसी का नंबर लेने देने नहीं दिया। उसके फ़ोन पे जब फ़ोन आता था कि दुल्हन से बात करा दो, उसने कभी बात करने नहीं दिया, ताकि उसका काला सच मेरे सामने ना आ जाए, उसका घिनौना चेहरा मेरे सामने ना आ जाए। मेरे जेठ जेठानी भी जो उस समय मेरे जेठ जेठानी थे, वो भी बैंगलोर में ही रहते थे। वो अच्छे बन के रहे मेरे साथ हमेशा, लेकिन उनके भी दिल में बहुत कालापन था, वो मुझे बाद में समझ में आया। ये सारे लोग मिलकर मुझे ट्रैप कर रहे थे कि शादी हो जाएगी तो फिर ये भागेगी कहाँ। वो उस मेंटालिटी के लोग थे कि ये लड़की जाएगी कहाँ। थोड़ा थोड़ा मुझे स्वीट पॉइजन देना शुरू कर दिया था कि भाई देखो, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या क्या दिया, ये नहीं दिया तो ये मांगो, त्योहारों में मांगो, त्योहारों में ये आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स पहले ही मुझे इतना ज्वेलरी, कपड़ा सब कुछ देकर भेजा, इतना कैश। उसके बाद होली के टाइम पे अननेसेसरी डिमांड्स पे बहुत सारे गिफ्ट्स आए, गोल्ड आई मेरे घर। मेरे पेरेंट्स उस बीच में आफ्टर होली थोड़े दिन के बाद मुझसे मिलने आए, तब भी वो बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। फिर भी जो लोभी होते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता, वो कभी नहीं सोचते कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कितनी चीज़ें कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। मेरे फादर अर्ली रिटायरमेंट लेके सारे पैसे मेरी शादी पे लगा डाले। मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने उसको अपनी मैरिड लाइफ में लगा डाला। सारा फर्नीचर और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी आप सोच सकते हैं, सारी चीज़ें मैं शादी के बाद एक एक चीज़ खरीदती गई, क्योंकि मुझे लगता था इससे मेरा पति खुश हो जाएगा, इससे मेरा पति खुश हो जाएगा, मेरे ससुराल वाले अच्छा बोलेंगे। पर ये कहीं ना कहीं ताने मारते थे, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, और ज्वेलरी मिलनी चाहिए थे, ये इतना होना चाहिए था, और तुम्हारे पापा के पास तो 2 प्रॉपर्टी है, उन्होंने एक घर तुम्हें क्यों नहीं दे दिया, ये घर तुम्हारे नाम क्यों नहीं कर दिया। मुझे उस दिन थोड़ा क्लिक हुआ कि शायद इनकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पे थी। रक्षाबंधन का टाइम था, रक्षाबंधन के टाइम मेरा भाई आया, और मेरे से छोटा भाई है, उसकी जितनी क्षमता है उसने किया। रक्षाबंधन में इतनी दूर से लखनऊ में वो जॉब करता था, लखनऊ से बैंगलोर आना, फ़्लाइट का खर्चा, ऑफिस का टेंशन, और मेरे लिए गिफ्ट्स ले आना। पर इन सब का दिमाग चिढ़ गया था। मेरी सास मुझे फ़ोन करके पूछ रही थी कि क्या लाया तुम्हारा भाई, क्या लाया। मैंने बोला कपड़े लाया, मिठाई लाया, पर ये सुनना कुछ और चाहते थे। ये चाहते थे कि गोल्ड क्यों नहीं लाया, इसने प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों नहीं लाए। जिस दिन मेरे भाई की फ़्लाइट थी बैंगलोर से वापस लखनऊ के लिए, मेरा भाई एयरपोर्ट पे था, और उस दिन पहला एनकाउंटर हुआ। मेरे हस्बैंड और मुझ में ये बहस होने लग गई, बात होने लग गई कि तुम्हारे बाप ने क्या दिया, ये दिया, लेने देने की बात होने लग गई। और उस दिन मुझे कहीं ना कहीं लगा मेरे सब्र का बांध टूटा। मैंने उसको पलट के पूछ दिया कि भाई ऐसी तो हमारी बात नहीं हुई थी, तुम अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और ये नहीं चलेगा, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये नहीं चलेगा। वो उठा और उठ के आके मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा, इतने ज़्यादा सर में मेरे चोट आए थे, इतना मारा मुझे कि वो मार एक लड़का नहीं सह सकता। आज मैं इस बात को बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, पर उस दिन जिस दिन मेरे साथ ये इंसिडेंस हुई थी, मैं तुरंत उसी समय पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चली गई। मेरी आवाज़ कांपने लग गई। आज जो ये आवाज़ बुलंद है, ये आवाज़ बंद हो गई थी। आई वॉज टोटली म्यूट। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा। और वो मार मुझे 35 से 40 मिनट तक पड़ी। और ये इतना चालाक इंसान जब भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें करता था, वाईफाई बंद, कुछ ऐसी चीज़ें कर देता था जिससे मैं लोगों को कनेक्ट ना कर पाऊँ। फिर भी किसी तरह फ़ोन लेकर मैंने बस एक मैसेज टाइप कर पाई मैं अपनी जेठानी को कि जल्दी आ जाइए, ये मुझे मार रहा है। मेरी जेठानी घर के नीचे आई और वो भी चली गई। उसने लड़ाई झगड़ों की आवाज़ सुनी, मारपीट की आवाज़ सुनी, वो भी चली गई। मुझे बचाने ना मोहल्ले से कोई आया, ना उस फैमिली से कोई आया। मैं डरी सहमी, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं चाहती तो मैं अपने भाई को बुला सकती थी, पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं उसको कैसे बुलाऊं। अगर मैं उसको एयरपोर्ट से भी वापस बुलाऊंगी, उसके जॉब पे आ जाएगी, मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई की फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगी। जो वो इतना लोन लेकर मेरी शादी करे हैं, वो कैसे होगा। और ये अभी तो मेरी शादी को 6 महीने हो रहे हैं, और ये कितना बड़ा दुख है। मैं उस कन्फ्यूज़न में मैंने अपने भाई को कुछ भी नहीं बोला, उसे खुशी खुशी जाने दिया। उसके बाद 1-2 दिन बाद मैंने ये सारी चीज़ें, जब मैं थोड़ा एनर्जी कलेक्ट कर पाई, मैंने अपने इन-लॉज़ को बोला, अपने जेठ जेठानी को, कि आप लोग जल्दी आइए, ऐसा इंसिडेंस हो चुका है और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ आप मेरे गार्जियन हैं, एंड यू टेल मी कि मैं क्या करूँ। वो मुझे अपने घर ले गए, मुझे 10-15 दिन वहाँ रखा, अच्छे से खिलाया पिलाया, डॉक्टर के पास ले गए।
और मुझे कन्विंस किया कि बेटा तुम तो कितनी अच्छी हो, कितनी संस्कारी हो, और तुम हमें अपना गार्जियन समझ रही हो, वेरी वेरी गुड, हम जो है ना उसको समझाएंगे और अब ये लड़ाई नहीं होगी। मैंने बोला लेकिन फिर ये मारपीट, ये तो बहुत ही बुरा है, इसको इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने मुझे समझा दिया कि बेटा कोई बात नहीं, ये पहली और आखिरी गलती, हम गारंटी लेते हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने उनको एज अ गार्जियन उनकी बात मानी। मैंने सोचा ठीक है, होता है। मैं बहुत दुखी थी। PTSD अगर आप समझते हो तो ये बहुत ही डीप डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है इंसान इस समय, बहुत वो बार बार वो फ्लैशबैक चलते हैं, आपका दिल हमेशा धक 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 रहता है कि कोई फिर से ना मार दे, फिर से ना कुछ हो जाए। फिर भी मैंने उनकी बात मानी। 15 दिन बाद मैं वापस गई, सुलह करने की कोशिश करी कि ठीक है प्यार से रहेंगे। वापस वही खाना बनाना, बर्तन धोना, उसके कपड़े आयरन करना, आई डिड एवरीथिंग, सब कुछ मैं करती थी। मेड हटा दी गई थी मेरे घर से, सारा काम मैं करती थी। उसके बाद से ऑफिस का काम भी करती थी। फिर भी ऐसी पत्नी भी रास नहीं आई किसी को। उसके कुछ दिन बाद जब मैं वापस लौट के आई, उसके 15 दिन बाद फिर से एक इंसिडेंस होता है। फिर से उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, और अब की बार ये हाथ उठाना पहले से ज़्यादा खतरनाक था। और दूसरी बार जब ये हाथ उठाया गया वो इसलिए क्योंकि तुम क्यों ये बात लेकर मेरे भैया भाभी के पास गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस बात पे मुझे दोबारा मारा गया, और इस बार चमड़े की बेल्ट से इतनी बुरी तरीके से ज़मीन पर गिराकर मेरे पेट पे, मेरी छाती पे, पैरों से मारा गया। और वो मार ना तो कोई मर्द सह सकता है और ना ही कोई स्त्री। आपके अंदर की देवी जाग जाएगी। पर उस दिन मुझे लगा कि मैं अब ख़त्म। मुझे उस दिन ये समझ में आ रहा था कि मेरी दुनिया अब यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, मैं ख़त्म। इस शरीर को मैं त्यागना चाहती थी, लिटरली मैं चाहती थी इस शरीर भस्म हो जाए मेरा। क्योंकि मैं ऐसी लड़की ही नहीं थी, ना मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती थी, ना मेरे घर वालों ने, ना मेरे समाज ने, ना मेरी एजुकेशन ने मुझे ये सिखाया था कि तुम ऐसी प्रताड़ना झेलो। मैं ऐसी लड़की थी कि मैं दूसरों को हेल्प करने वाली, आज मैं अपनी सहायता नहीं कर पा रही थी, ब्लैकमेल हो रही थी। बार बार मुझसे ये कहा जा रहा था, मेरे इन लॉज़ में सब ने मुझसे ये बात कही कि अपर्णा अगर तुमने ये बात अपने पेरेंट्स को बोली तो तुम्हारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ सकता है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स बड़े बूढ़े वो बीमार पड़ सकते हैं, वो मर सकते हैं, और इसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। एक लड़की को बहुत कुछ सहकर रहना पड़ता है, तुम किस फेरी टेल में जी रही हो। मैंने सुना, समझा, और मुझे ये डर मेरे दिल में बैठ गया। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे कोई दोस्त नहीं, मेरे कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं, फिनेंशियली मैं वीक, हर तरीके से मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और मेरे पास जो था वो बस ये कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ जो अब मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जहाँ पे मैं रह नहीं सकती। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ है। और मुझे लगा कि अगर मेरे जाने से किसी एक की भी जान चली गई, किसी को भी कुछ हो गया, अगर सिर्फ उनको स्ट्रेस भी हो गया, तो मैं कैसी बेटी, मुझे अपने ऊपर धिक्कार हो रहा था कि मैंने खुद से ये शादी चूज़ करी, मैं कैसे बताऊँगी, कैसे बोलूँगी। और इस डर से मैं वापस नहीं गई। फिर से मैं 10-15 दिन और मैं वहाँ थी और झेल रही थी इन चीज़ों को। फिर अचानक एक दिन और हल्का फुल्का कुछ हुआ, और उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये बहुत हो रहा है, अब मैं 100 नंबर मुझे डायल करना चाहिए। मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई भी, पर ये पुलिस के आने से पहले ये इंसान भाग चुका था घर से। दूसरे दिन भी मैंने कॉल किया, दूसरे दिन इस बार मैंने इसको बाहर से बंद करके, घर में बंद करके 100 नंबर डायल किया। फिर ये बालकनी से कूद के भाग गया। जब पुलिस दूसरी बार आई, उसने मुझे बोला कि वहाँ अम्मा अम्मा करके बोलते हैं कर्नाटका में, तो उन्होंने बोला अम्मा आप कल प्लीज़ पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं है और आप अपने घर से किसी को बुलाइए। मैं अपने घर से किसी को बुला नहीं सकती थी। अगली सुबह मैं 6 बजे पुलिस स्टेशन अकेले जाती हूँ, रिपोर्ट लिखाती हूँ। ये आदमी वापस आता है, पुलिस के डर से वहाँ वापस आता है 1 बजे दोपहर में। वहाँ भी इसने मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया, पैर में पट्टी बांध के आया, कुछ भी, अरे मुझे चोट लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, माफ़ कर दो, मेरे पैरों में गिर गया कि माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, औरतें देवी होती हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत चीज़ें करके। फिर मुझे लगा कि अब ये सामने से अपनी गलती मान रहा है, पुलिस के डर से या जैसे भी, चलो एक मौका और दे देते हैं। शाम को 8 बजे इंस्पेक्टर मेरे सामने, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब मुझे समझा रहे हैं कि बच्चे अपना कंप्लेन मत लो, वापस साइन करो, इसको FIR करो, उसको जेल जाने दो और इसकी नौकरी जाने दो। वो इतने बड़े लोग मुझे समझा रहे हैं, डॉक्टर साहब साइन करो, डॉक्टर साहब मत माफ़ करो। लेकिन मैंने उसको जाने दिया।
मैंने उसको एक और चांस दिया, जस्ट बिकॉज़ कि हम इमोशनली ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हम सिर्फ प्यार करना, प्यार देना जानते हैं। मैंने उसको एक और चांस दिया, हम घर आए, मैं घर आई, वो उस दिन भी कहीं चला गया और उसके बाद से जब वो घर लौटा तो मुझे कहता है कि देखा क्या बिगाड़ लिया तुमने, तुम्हारे पुलिस ने क्या बिगाड़ लिया, और अब तुम जाओ, अगर अब तुम इधर गई तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, इतना ज़्यादा उसने मुझे टॉर्चर किया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मैं चीज़ें देखकर चिल्लाने लगती थी, मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल पाती थी, मैं स्टैमरिंग कर रही थी। फिर से एक दिन फिर से मैंने अपने जेठ जेठानी को फ़ोन किया, मैंने बोला मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और ये इंसान मानसिक रूप से विकृत है, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, आप लोगों ने मुझे पहले नहीं बताया, सबने मुझे धोखा दिया है। इन लोगों ने बोला पढ़ना डॉक्टर के पास चलते हैं, ये इसको कितनी बार भी कहा गया डॉक्टर के पास जाने के लिए, वो तैयार नहीं होता था। तो मेरे बहाने से हम दोनों डॉक्टर के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास। ये पहले मिला उनसे, उनके उसके बाद मैं, मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे जैसे ही वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप तो डॉक्टर हो, आपको मैं जो दवाएं लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ की दवा लिखी जा रही है। यू आर इन PTSD, बेटा भाग जाओ। मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस आदमी से मैंने बात करी, ये मानसिक रूप से विकृत है, तुम पहले भागो, अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, यू जस्ट गो, रन अवे। मैं डॉक्टर की बात मैंने मानी। अगले दिन मैंने इन लोग को बोला कि मुझे जाना है और मैं थोड़े दिन अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, लखनऊ। तो इन लोगों ने मुझे जाने दिया, एक फ़्लाइट की टिकट हुई, मैं अपने भाई के पास आई, इन लोगों ने मुझे जाने दिया क्योंकि इनको लगा कि अभी तक तो इसने अपने घर बोला नहीं, तो भाई के पास से भी घूम के चली आएगी, इसका ज्वेलरी, कपड़ा, ऑफिस का सब सामान तो यहीं है। मैं अपने भाई के पास आई और वहाँ से मैंने कभी दोबारा पीछे नहीं देखा। मेरा छोटा भाई है पर वो बहुत समझदार है, उसने मुझे समझाया कि दीदी घर चलो और ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को बोलेंगे, हम देखेंगे, हम संभालेंगे इन चीज़ों को। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, बहुत रोए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सारी कहानी नहीं पता थी उनको, पर बहुत तकलीफ़ें हुई। पर मैं थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, हैवी मेडिकेशंस भी थी, उन दवाओं को 3 साल चलना था और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं शाम को 5-5 बजे तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, शांत होती थी, खाना नहीं खाती थी, सोई रहती थी, समझ नहीं आता था, दवाइयाँ इतनी मेरी गहरी थी। एक दिन फिर मेरे रात की सुबह हुई, इंस्टाग्राम का एक ऐड आया जिसमें डॉक्टर YSR का ऐड था और वो वर्कशॉप मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया कि देखते हैं क्या है। और उस वर्कशॉप से मेरी आंखें खुली और मैंने उस दिन अपने आप को सरेंडर किया कि डॉक्टर YSR आप मेरे गुरु हैं। और डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे ये नई लाइफ दी। उनकी NLP की टेक्निक से आई फेल्ट वेरी गुड। उसके बाद से मेरी स्टैमरिंग बंद हो गई, मेरी स्ट्रेस एंजाइटी कम हो गई, धीरे धीरे बहुत जल्दी मैं रिकवर कर गई और मेरी मेडिसिन्स बंद हो गई। इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे जीने का एक नया उद्देश्य है, मुझे किसी बड़ी चीज़ के लिए बनाया गया है। मेरे गुरु ने मुझे बोला कि बेटा तुम अपने जैसे बहुत से लोगों को हेल्प कर सकती हो, कोच पीपल, ये तुम्हारी ज़िंदगी का अंत नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। और उस दिन से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में पैर रखा और मैंने अपने जैसे कई सारे लोगों को हेल्प करने की ठानी और भगवान का बहुत सपोर्ट रहा कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी और मैं अब फुल टाइम एज अ माइंड स्टेट कोच लोगों को हेल्प करती हूँ, लोगों को ये भी बताती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता खुद हैं, कोई और नहीं बताएगा आपको कि आप क्या हैं। मेरे जेठ ने मुझसे एक बार कहा था कि अपर्णा यही तुम्हारा भाग्य है। मैंने बोला ये मेरा भाग्य नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्य मैं एक दिन ज़रूर बदलूंगी। और आज वो दिन है जब वो दुर्भाग्य को मैंने सौभाग्य में बदल दिया और हर लड़की का अधिकार है सौभाग्यवती भव। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, कैसे भी हो, आप मार खाने के लिए नहीं बने। आप गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, आप मार खाने के लिए नहीं बने। एक थप्पड़ भी सहने की ज़रूरत नहीं है, वो माँ बाप नहीं है आपके। वो कहते हैं ना कि अरे माँ बाप भी तो मारते हैं, नहीं, माँ बाप मारते हैं, माँ बाप की मार चलेगी। ये पति ससुराल वाले आपके माँ बाप नहीं हैं। डू नॉट टॉलरेट सच थिंग्स और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त की ये लाइन्स ज़रूर याद रखिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जोश टॉक आशा को कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी ये स्टोरी शेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दुनिया में हर नारी अपनी शक्ति खुद बनेगी। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही शक्ति हैं।
अपनी ज़िंदगी की स्टोरी आप खुद लिखिए। थैंक यू।